वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण लावत और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे एक नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज़ मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको हम दूसरे शब्दों में वेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, और इन अदर वर्ड्स मोशन इन अ प्लेन। इसको आप क्या बोल सकते हो? मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, 11th फिजिक्स, मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक, ओके। तो यानी कि कुल मिला के हम वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, व्हाट इज मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन अ प्लेन। लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, उस चैप्टर का नाम था मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन, देखो जो 3D स्पेस जिसमें हम रहते हैं उसको हम 3 डायमेंशंस में स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक, तो अगर बॉडी सीधी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम बोलते हैं वो एक ही एक्सिस को यूज़ कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सीधा ऐसे चलता हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो आई एम मूविंग ओनली इन 1 एक्सिस, मैं एक ही एक्सिस का यूज़ कर रहा हूँ। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ एक्स एक्सिस। लेकिन अभी आप सोचो, अगर मैं ग्राउंड पे दौड़ रहा हूँ, ठीक है, सरफेस पे दौड़ रहा हूँ, तो मैं जब दौड़ता हूँ पूरे सरफेस पे, जैसे फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी चल रहा हूँ और मैं ऐसे भी चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 2 डायमेंशंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। दो डायमेंशंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ऐसे वाली डायमेंशन का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और ऐसे वाली डायमेंशन का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। उसी को हम स्टडी कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। यानी प्लेन पे जब आप चलते हो वही तो 2 डायमेंशनल मोशन हुआ, 2 डायमेंशन का इस्तेमाल कर रहे हो। व्हाट इज मोशन इन 3 डायमेंशन? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बर्ड है और वो आसमान में उड़ रही है, तो वो क्या कर रही है, वो ऐसे ऐसे भी मूव कर रही है, वो ऐसे ऐसे भी मूव कर रही है, और वो ऊपर नीचे भी मूव कर रही है, यानी उसने तीसरी डायमेंशन का भी इस्तेमाल कर लिया। तो 3D में जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो 3D में मूव कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो बर्ड इज यूजिंग 3 डायमेंशनल स्पेस, तो हम बोलते हैं दैट इज मोशन इन 3 डायमेंशन। समझ में आई बात? राइट, तो हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक, चलिए। अच्छा, हमने 2 क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना है। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, यानी डायरेक्शन के बिना वो क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है और मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगानी है, तो फोर्स किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, बिना डायरेक्शन के मैं इस बॉडी पे फोर्स नहीं लगा सकता। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई F, फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। कितनी लगाई? 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। ठीक, तो मैंने देखो 10 न्यूटन की फोर्स विद डायरेक्शन दिखाई, मैंने एरो बनाया डायरेक्शन का, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम की डायरेक्शन को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? विद एरो हम क्या कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अच्छा, अब मान लो मुझे 20 न्यूटन की फोर्स रिप्रेजेंट करनी है ना, ये फोर्स है, मान लो F1 फोर्स है जिसकी वैल्यू 10 है, मुझे इस बॉडी पे 20 न्यूटन की फोर्स रिप्रेजेंट करनी है इसी डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, इससे जस्ट डबल लेंथ का एरो बना लूँगा और ये बोल दूंगा ये फोर्स है F2। तो अगर मुझे इस एरो की वैल्यू पता है ना, तो मैं इसकी अपने आप बता सकता हूँ। अगर इसकी लेंथ कि ये डबल है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20। यानी एरो की लेंथ से हम क्या डिफाइन करते हैं कि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, सिमिलरली एक मैं फोर्स बना दूँ जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बहुत कम हो। जैसे कि एक फोर्स मैंने बनाई जिसका मैग्नीट्यूड इसके हाफ है, यानी कि मैंने ये फोर्स बनाई F3 फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो इसके क्या है, हाफ है, तो मैं कह सकता हूँ कि F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है। ठीक, तो एरो की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ एन एरो की डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन बता रही है कि आपकी जो क्वांटिटी है, जो जैसे कि फोर्स, वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। लेकिन जो एरो की जो लेंथ है वो आपको क्या डिफाइन कर सकती है कि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि मैग्नीट्यूड कम है फोर्स का। ठीक है, तो लेंथ में ये सारी बातें छुपी होती हैं।
ठीक। ओके, अब मान लो मैंने दो बॉडीज पे फोर्स लगाई, एक 5 न्यूटन की लगाई और एक 10 न्यूटन की लगाई, तो कुल मिला के उस बॉडी पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी? ठीक है, तो उस बॉडी पे एक्ट करने वाली फोर्स 10 + 5 15 न्यूटन नहीं होगी। ठीक है, दैट इज स्केलर सम। वो क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ का सम। यानी अलजेब्रा में, मैथ्स में हम क्या देखते हैं कि भाई 10 और 5 को आपने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, बट सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ डायरेक्शन, तो उसको डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करते हैं। यानी जो वेक्टर एडिशन है वो मैथ्स के अलजेब्रिक लॉज सम को फॉलो नहीं करता। अलजेब्रिक सम जो है, जो सीधा आपने ऐड कर दिया, वेक्टर क्वांटिटीज़ को उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ता है। इसका सीधा सा एग्जांपल है, ये बॉडी है, आपने इधर 10 न्यूटन लगाई और इधर आपने 5 न्यूटन लगाई। ठीक ठीक, तो अगर मैं नेट फोर्स पूछूँ इस बॉडी पे कितनी लगी, तो ये इस डायरेक्शन में फाइनली 5 न्यूटन से मूव करेंगी, क्योंकि जो इधर 10 न्यूटन था उसको 5 न्यूटन ने कैंसिल आउट कर दिया, उसके 5 न्यूटन के कंपोनेंट को 5 न्यूटन ने कैंसिल आउट कर दिया, बचा कितना उधर? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन ही रिस्पॉन्सिबल होगा इसको मूव कराने के लिए। तो इन दोनों फोर्स का जब मैं सम कर रहा हूँ तो मुझको सम करने के बाद वैल्यू कितनी मिल रही है? 5 न्यूटन। यानी कि सम करने पर 10 में से 5 क्या हो गया? माइनस हो गया। यानी कि वेक्टर सम जो होता है वो डायरेक्शन के हिसाब से होता है। करेक्ट। अब डायरेक्शन से के हिसाब से वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के हमारे पास कुछ लॉज हैं, बात करते हैं उन लॉज की। ठीक है, ठीक, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। 3 लॉ है हमारे पास। पहला है ट्रायंगल लॉ, दूसरे लॉ को बोलते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ, एंड थर्ड लॉ इज पॉलीगन लॉ। थर्ड लॉ इज पॉलीगन लॉ। ठीक, ओके। अच्छा, तो किस तरीके से इन लॉ को हम यूज़ करते हैं और डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करके उनका सम हम निकाल पाते हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक, उससे पहले एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए, दैट इज़ यूनिट वेक्टर। व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर? देखो, मैंने अभी अभी बताया कि मान लो एक बॉडी है और इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, दिस इज़ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। देखो, अभी मैं लिख रहा हूँ F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। F किसके बराबर है? 10 के बराबर है। और डायरेक्शन मेरे को कौन बता रहा है? मेरे को एरो डायरेक्शन बता रहा है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी को हम A B C D R F की R इक्वल टू समथिंग, A इज इक्वल टू समथिंग, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती उसमें। लेकिन यहाँ पे फोर्स में क्या है? डायरेक्शन है। तो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन मैंने क्या लिखा है? फोर्स की का मैग्नीट्यूड लिखा है, राइट। लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, एक अलग तरीके की नोटेशन होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो m इज मास एंड f इज फोर्स। तो m को तो मैं ऐसे लिख दूंगा क्योंकि m में सिर्फ क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन फोर्स को मैं लिखूंगा f और उसके ऊपर एक एरो बना दूंगा। ठीक है, यानी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको देख के पढ़ने से ही मेरे को पता लग जाएगा कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके सिंबल के ऊपर, ठीक है, एक नोटेशन लगा देते हैं हम, एक एरो लगा देते हैं। समझ में आई बात? तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, देन A इज अ वेक्टर क्वांटिटी। A के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, राइट। मैं लिख रहा हूँ देन R इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। ठीक, अब मान लो जैसे कि F की बात करें, F लेट्स सपोज F क्या है? इज अ फोर्स एंड F इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि ये जो नोटेशन है ये क्या बता रहा है? ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसके अंदर दो इन्फॉर्मेशन है, एक डायरेक्शन और दूसरी मैग्नीट्यूड। ठीक, F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन मैंने लिखा। इसका मतलब क्या है
कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। अब मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, देखो एफ के अंदर दो चीज़ें स्टोर हैं, एफ वेक्टर के अंदर दो चीज़ें स्टोर हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आपको खाली मैग्नीट्यूड दिखाना है तो आप लिखोगे एफ वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 10 न्यूटन। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो वेक्टर है जिसके अंदर दो इन्फॉर्मेशन है उसकी एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी एफ वेक्टर क्या है 10 न्यूटन। एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 10 न्यूटन, मॉड लगा देते हैं। यानी कि असल में एफ जो मैंने लिखा है फिजिकल 10 न्यूटन में, क्या मैंने रियलिटी में क्या लिखा है, मैंने रियलिटी में ये लिखा है कि एफ वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। हम हर जगह वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखते हर चैप्टर में, है ना, कि चीज़ें हेक्टिक हो जाएंगी, तो नॉर्मली चलते हैं हम कि जैसे मैंने लिख दिया कि फोर्स इज 10 न्यूटन एंड मैंने लिख दिया वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, और मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इज़ 3 मीटर, ऐसे लिख देते हैं हम। लेकिन रियलिटी में इनको कैसे लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए और इसको ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि ऑल दीज थ्री आर वेक्टर क्वांटिटीज़। इस नोटेशन में दोनों इन्फॉर्मेशन होती हैं, और अगर आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके लिखना होगा। लेकिन हम क्या लिख देते हैं, हम सिंपल लिखते हैं कि एफ इज टू 10 न्यूटन, एस इज टू 20 मीटर, है ना, ऐसे, क्योंकि चीज़ें फिर हेक्टिक हो जाती हैं, हम सब जगह वो चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं लिख रहा हूँ फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, इसका मतलब मैं ये लिख रहा हूँ कि एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 10 न्यूटन। क्लियर है बात? ओके। ठीक, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है एफ, ठीक ठीक, एफ वेक्टर एक फोर्स लग रही है, ये उसकी डायरेक्शन है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है। तो बात क्लियर होती है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इस बॉडी पे इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूँ, मैं इस बॉडी पे इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूँ जिसकी वैल्यू है 1। जिसकी वैल्यू कितनी है 1। मैंने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई जिसकी वैल्यू कितनी है 1। उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा एफ वेक्टर की बजाय उसको मैं बोलूँगा एफ कैप। वेक्टर की बजाय उसके ऊपर मैंने बर्थडे कैप लगा दी। मैंने वेक्टर नोटेशन की बजाय मैंने क्या लगा दिया, कैप नोटेशन। दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बट इसमें और इस क्वांटिटी में क्या अंतर है, ये वो फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है 1। तो जो 1 वैल्यू वाला वेक्टर होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो मैंने एक वेक्टर सेलेक्ट किया, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी, इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर सेलेक्ट किया जिसकी वैल्यू कितनी है 1, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एफ कैप। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का छोटा रूप हो सकता है, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे जब हम, ठीक। अच्छा, अब आप इन दोनों वेक्टर्स को देखो। ये जो वेक्टर है अगर इसकी लेंथ बढ़ के इतनी हो जाए, ये जो वेक्टर है अगर इसकी लेंथ बढ़ के इतनी हो जाए, यानी इसकी वैल्यू 1 है और अगर इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाए, तो एरो को 10 गुना बढ़ा दूंगा, एरो को 10 गुना बढ़ा दूंगा तो यही वाला एरो तो बन गया, यानी ये वेक्टर इस वाले वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट है ना? दिस वेक्टर विल कन्वर्ट टू दिस वेक्टर अगर मैं इसको 10 गुना बड़ा कर दूं। करेक्ट? यानी कि जो यूनिट वेक्टर है उसमें मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये वाला बड़ा वाला वेक्टर, फुल वेक्टर मिल जाएगा। 10 इज व्हाट, 10 इस बड़े वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मूला फॉर अ वेक्टर। अब आप खुद देखो, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके अंदर दो इंफॉर्मेशन है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, और एक इसकी डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे भाई, एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में ले लो, उसके पास कोई वैल्यू तो है नहीं, 1 वैल्यू है, लेकिन उसके पास क्या है, डायरेक्शन। अब इसमें तुम 10 मल्टीप्लाई कर लो, 5 मल्टीप्लाई कर लो, 20 मल्टीप्लाई कर लो, उसी हिसाब से उस डायरेक्शन में एक बड़ा वेक्टर आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन डायरेक्शन असल में स्टोर किसने कर रखी है? डायरेक्शन किसके पास है? यूनिट वेक्टर के पास है। क्लियर है? तो डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ कंप्लीट वेक्टर।
ये क्या है आपका कंप्लीट वेक्टर, और इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखो तो अ कंप्लीट वेक्टर स्टोर्स टू इन्फॉर्मेशन दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर है? ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है, और क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं किसी भी वेक्टर का फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वांटिटी है ए वेक्टर, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, यानी उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक छोटा सा यूनिट वेक्टर, है ना। बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर का मॉड इनटू बी कैप, बी इज यूनिट वेक्टर। ठीक, सिमिलरली आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अच्छा। तो एक जैसे और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको एक एग्जांपल से। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी और इस पर एक फोर्स लग रही है F1। कितनी फोर्स लग रही है, F1 वेक्टर, और मैग्नीट्यूड है इस F1 वेक्टर का फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन। कितना मैग्नीट्यूड है, 5 न्यूटन, है ना। एक और इसी बॉडी पे ऐसे ही एक और फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल ये F2 फोर्स इस बॉडी पे लग रही है, और F2 फोर्स का जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड हमने मान लिया, फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, है ना। सिमिलरली मैंने इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, एक यूनिट वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, उसको नाम दिया मैंने एफ कैप। अब गौर से सुनो, एफ कैप की वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ा दूंगा तो ये वेक्टर बन जाएगा, और एफ कैप की वैल्यू 5 टाइम्स बढ़ा दूंगा तो ये वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एफ कैप में मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को F1 वेक्टर मिल गया कि नहीं मिला, है ना। सिमिलरली एफ कैप में मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को F2 वेक्टर मिल गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू F कैप, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू F कैप। क्लियर है? इतना ही नहीं, मैं इसका नाम कुछ और भी रख सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ, मैं तो इस यूनिट वेक्टर को F कैप कहता ही नहीं, मैं तो R कैप कह रहा हूँ। अरे मैं इस डायरेक्शन को R कैप कह रहा हूँ यार, तो क्या दिक्कत हो गई, कह लो R कैप। तब कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भाई, R कैप में आप 5 मल्टीप्लाई कर दो, अरे तो वेक्टर तो वही बनेगा F1। तो F1 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू R कैप। ठीक है, तो कोई ये ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यूनिट वेक्टर का नाम भी यही होना चाहिए। इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसमें कर लेते हैं, ऐसा क्या दिक्कत है। कंसेप्ट की क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए, समझ में आई बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, और हमारे पास 3 लॉज हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। करेक्ट? तो ये एक बॉडी है, पहले बात करते हैं ट्राइंगल लॉ की। ये एक बॉडी है, इस पे 2 फोर्स लग रही है, एक फोर्स मान लो, मतलब 2, चलो फोर्स ही पढ़ा देता हूँ आपको। एक फोर्स ऐसे काम कर रही है और एक फोर्स फॉर एग्जांपल इस बॉडी पे ऐसे काम कर रही है। दोनों के कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, आपसे पूछा है इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। क्या निकालो? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, फाइनली रिजल्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट रिजल्टेंट इज। तो इसको मैं लिख सकता हूँ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब जो R वेक्टर, इन दोनों को ऐड करने के बाद एक फाइनली, भाई ये बॉडी ऐसे भी मूव करना चाह रही है, ऐसे ही मूव करना चाह रही है, तो फाइनली कहीं ऐसे मूव करती हुई ये जाएगी। एक फाइनल फोर्स इस डायरेक्शन में कुछ डेवलप होगी। उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन एंड एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए मैं ट्राइंगल लॉ यूज़ करूँगा। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ आप क्या करो, F1 फोर्स के वेक्टर को एज इट इज़ बनाओ, F1 फोर्स के वेक्टर को एज इट इज़ बनाओ। तो मैंने बना दिया जी। ठीक है,
ये रहा F1 वेक्टर। उसके बाद जो सेकंड वेक्टर है आपका प्लस में, सेकंड वेक्टर F2 वेक्टर, उसको पहले वेक्टर के हेड से ड्रॉ करो, यानी कि इसके हेड से दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। चलो जी कर लिया, ये कर लिया ड्रॉ, है ना। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ चेंज नहीं करना है आपको, ना लंबाई चेंज करनी है ना डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है। F2 ड्रॉ कर लिया। अब आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ के एक वेक्टर बनाओ। लो जी बना लिया। दिस इज व्हाट रिजल्टेंट है। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। और ये एरोज, ये जो जितने एरो हैं आपके, एरो के मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी पता कर लोगे। आइदर बाई स्केल पता कर सकते हो, वरना हम दूसरे तरीके भी आते हैं मैथमेटिकल तरीके से, हम इनको इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा फोकस है डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने पे, करेक्ट। अभी हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसी तरीके से और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है ना, तो ये जो वेक्टर आया ये है F1 प्लस F2, यानी जो दोनों का सम होने के बाद जो तीसरा वेक्टर प्रोड्यूस हुआ, तो यानी रिजल्टेंट वो ये है ना। और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ बॉडी और एक फोर्स इस पर ऐसे लग रही है F1 और एक फोर्स ऐसे लग रही है F2, तो रिजल्टेंट फोर्स आपको बतानी है, ठीक। तो चलिए ठीक है, रिजल्टेंट बता देते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। पहले F1 को आप ड्रॉ करो, पहले वाले वेक्टर को ड्रॉ करो जो आपके एडिशन में पहला वेक्टर है। तो हम F1 प्लस F2 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले F2 को एज इट इज़ ड्रॉ कर लो। चलो जी ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ कर लिया हमने F2 को, है ना। हमने सॉरी F1 को ना तो हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करी है और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करा है। उसके बाद क्या कहता है ट्रायंगल लॉ, जो दूसरा वेक्टर है उसको एज इट इज़ बनाओ फ्रॉम द हेड ऑफ पहला वेक्टर। तो इसको उठाया और एज इट इज़ बना दिया फ्रॉम द हेड ऑफ पहला वेक्टर, ठीक। तो हमने क्या बना दिया, F2 वेक्टर बना दिया। तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ठीक। रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट आएगा साहब, आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर बनाओ इनिशियल पॉइंट से, दिस इज रिजल्टेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ट्राइंगल लॉ को यूज़ करते हैं, ठीक। और एक आध एग्जांपल कर लेते हैं, है ना। मान लो एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स ऐसे काम कर रही है, ये एक वेक्टर ही, कोई सा वेक्टर, चलो फोर्स के अलावा मान लो एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, ठीक। और एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, ठीक। तो आप रिजल्टेंट निकालो, ठीक, सिंपल है। पहले आप मान लो आपको रिजल्टेंट पूछा, रिजल्टेंट A प्लस B निकालो, एडिशन ऑफ दीज वेक्टर। तो लॉ क्या कहता है, पहले आप अपना पहला वाला वेक्टर एज इट इज़ बनाओ, ठीक है जी। लो एज इट इज़ बना दिया हमने, ठीक। उसके बाद उसके हेड से दूसरा वेक्टर बनाओ, लो ये बना दिया उसके हेड से दूसरा वेक्टर, ठीक है जी। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, दैट इज रिजल्टेंट। ये हो गया आपका A प्लस B। तो दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट। ओके, अच्छा अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। पैरेललोग्राम, चलिए साहब पैरेललोग्राम लॉ से कर लेते हैं। फिर से वही स्टार्ट करते हैं। इस ये क्या फंडा यूज़ करेंगे, इसमें मान लो एक बॉडी है, ये चलो मैं वैसे सीधा वेक्टर्स, आई एम ड्राइंग वेक्टर्स, ठीक है। सीधा मैं वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक, कोई बॉडी नहीं दिखा रहा। मान लो एक वेक्टर ये है, वेक्टर A, और एक वेक्टर ये है, वेक्टर B, और आपसे पूछा A प्लस B निकालो, यानी कि रिजल्टेंट निकालो। क्या निकालो, A प्लस B, उसकी डायरेक्शन दिखाओ मेरे को। तो सबसे पहला काम क्या है आपको, देखो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, एक पहला वेक्टर बनाओ एज इट इज, बन गया, ठीक। दूसरा वेक्टर बनाओ, हेड से नहीं बनाना, जहां से पहला बनाया वहीं से ही बनाओ, टेल से बनाओ, ठीक है। तो लो जी बना दिया, ठीक, बना दिया। अच्छा अब क्या करना है हमको, इसके हेड से, पहले वाले के हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे,
उसके बाद इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। खींचिए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से जोड़ के एक वेक्टर बना दो। दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं, पहला वेक्टर बनाओ, दूसरे को उसके हेड से बनाओ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, पहला वेक्टर बनाओ, दूसरे को उसके इनिशियल पॉइंट यानी टेल से ही बनाओ, और उसके बाद इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचो और इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचो, जहां वो इंटरसेक्ट करे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। मान लो ये एक वेक्टर है A एंड दिस इज अनदर वेक्टर B। A प्लस B निकालो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, पहला आप जो है वेक्टर एज इट इज बनाओ A, दूसरा B उसी के टेल से शुरू कर दो। ठीक, उसके टेल से एज इट इज दूसरा B बना लो। B बना लिया जी साहब हमने। अब मैं क्या करूँगा, इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा। ठीक, ये आ गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ के एक वेक्टर बना दूंगा। दिस इज रिजल्टेंट A प्लस B। ठीक, तो इस तरीके से हम जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर फाइनली किस डायरेक्शन में ऐड होके तीसरा वेक्टर आपको दे रहे हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट किस डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से। रही बात रिजल्टेंट निकालने की, उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, तो अगर इन दोनों का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड हमको पता है तो हम उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं यूजिंग सम मैथमेटिकल फार्मूला, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।